जूनियर कापू, ये लें, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाया हूँ। बोर्ड से अपने बाप की तरह बाजू अपनी पुष्प पर बांधे बेजार सी राह चक्कर काट रही थी। पता नहीं एलेक्स के साथ उसे छोड़कर सब कहाँ चले गए। ना पापा थे, ना मम्मी, ना नाना, ना आपी। पहले भी ऐसा हुआ था, मगर कोली के घर में बड़े मज़ेदार सी चीज़ें थीं। वो सोमी पपी भी था। पापा ने उसे पपी लेकर देना था, मगर वो तो इतने अरसे से नजर नहीं आ रहे थे। फ़ोन और वीडियो पर ही उनकी शक्ल देखा करती थी और बस फिर वो मम्मी से बात करने लग जाते। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अपने पापा के बगैर इरू नो लाइकी। उसे अब अपने घर जाना था, जहाँ बड़ा सा लॉन था। वहाँ उसके पापा अपने बड़े से डॉगी को डांटते और खेलते थे। शूटिंग भी करता हुआ उन्हें देखती थी और उनको तैराकी करते वक्त खुश करने के लिए तौलिया भी देती थी। उसका बस नहीं चलता था अपने पापा की असिस्टेंट बन जाए। अब 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गया, मगर पापा आने का नाम नहीं ले रहे थे। इरू एलेक्स को देखकर उससे देखने लगी, फिर बोली, एली, मी वॉन्ट पापा। एलेक्स सर अस्वाद में हिलाते हुए बोला, पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे छोटी काबू। आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना? आपका फेवरेट। इसमें कोई चीज़ें भी नहीं है, सिर्फ चीज़ है। इरू को पिज़्ज़ा बिल्कुल सादा पसंद होता था। वो भी सिकंदर की तरह पिज़्ज़े के ऊपर मौजूद सारी अशिया को हटाकर मज़े से सॉस में डिप करके खाया करती थी। रमशन उन दोनों बाप बेटी की हरकतों से तंग आकर अलग अलग पिज़्ज़ा मंगवाना शुरू कर दिया था। एक दिरा और सिकंदर के शौक ही निराले थे। मम्मी वेयर शी लेफ्ट मी। अब तो उसकी आंखें चमकने लगी। वो वाकई परेशान थी। एलेक्स के दिल को कुछ हुआ। उससे ये छोटी बच्ची बहुत अजीज सी, बिल्कुल छोटी बहन की तरह। उसे उठाकर बोला, काबू, वो बिजी हैं ना? हम तब तक पिज़्ज़ा खाते हैं, उसके बाद गेम खेलेंगे, वो भी शूटिंग या फाइटिंग वाली, ठीक है? भा और इरा का पसंदीदा काम था अगले की कुटाई लगाना। हाँ, वो अलग बात थी कि इरा को खेल की सूरत में ये चीज़ अच्छी लगती थी, जबकि सिकंदर की तो जिंदगी का हिस्सा था। एकदम पूरा मुंह खोलकर हंसते हुए वो बोली, जाई विल प्ले एली, मी वॉन्ट टू बेकी हिज फिंगी। क्या आप जावेद की उंगली तोड़ना चाहती हैं? इरा ने उसकी बात सुनकर जोर से नफी में सर हिलाया। नो कोली, ही वॉज स्केरी, मी शोई नाइफ, कोली शोटी, ही एली, ही से मी चक्की, चक्की किल पीपल। एलेक्स ना समझी से उसे देखते हुए उसे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, जब एकदम दरवाज़ा खोलकर रमशा आई। मम्मी कम, वी ईटी पिज़्ज़ा विद जेली पापा। तौबा है इस लड़की की। एलेक्स, सिकंदर से तुम्हारी बात कब हुई? वो बहुत बेचैन थी। गुजरते वक्त पे उसके चेहरे पे बढ़ती सफ़ेदी उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। एलेक्स से इरा को नीचे उतारा। इरा चलते हुए माँ की घुटनों से चिपक गई। मैम, उनका फ़ोन 5 मिनट के लिए आया था। किराए का ध्यान रखना। अगर खतरे वाली ज़्यादा बात हो तो सबको बिना बताए उसे महफूज जगह पर ले जाना। मगर ये बात आपके इल्म में बाद में ज़रूर लाऊं। आज बात हुई तो मुझे बताया क्यों नहीं? वो तेजी से बोली, साथ चिपकी इरा की तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। नहीं, कल ही बात हुई थी शाम के वक्त। उसके बाद उनका नंबर बन जा रहा है। अभी उनको फ़ोन करो प्लीज़। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। एलेक्स ने सर स्वाद में हिलाते हुए सिकंदर को कॉल मिलाई, मगर नंबर पर पाकर उससे रमशा को फ़ोन स्पीकर ऑन करके सुना दिया। रमशा नाक के कोने को दबाते हुए कुछ सोच कर बोली, एक काम करो, वो जहाँ रिहाइश पजीर हैं उनके यहाँ कॉल करो। क्या नाम है उस बिजनेसमैन का? मुस्तफ़ा आसिफ। हाँ, उन्हें कॉल करो। उनके ही घर में वो रह रहे थे ना? एलेक्स ने देखा ही रहा, जो बार बार माँ की कमीज पकड़े उससे हिलाते हुए मुतवज्जा कर रही थी। कुछ हद तक परेशान हो गई। मम्मी, मी कॉल पापा। मम्मी नो वरी। मम्मी डोंट क्राई। पापा नो लाइकी। हाँ मम्मी, पापा को नहीं पसंद, आप करो ना। मैम, जूनियर कापू परेशान हो रही हैं, आप इसे देखें ना। मैं कॉल करता हूँ, हो सकता है वो अपसेट हों भक्त मैडम की वजह से, इसलिए किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। भक्त तो उनकी जान थी। उसे तकलीफ होने पर वो बिल्कुल डिप्रेस हो गए होंगे, मगर ऐसे तो ना थे शेरू। वो कल रात तक बेशक कमरे में बंद सबसे कुछ देर के लिए कट जाते, मगर इतना वक्त नहीं लगा करता था। चाहे कुछ भी हो, वो खुद को छोड़कर किसी शेर की तरह शोर मचाते आज यहाँ मौजूद होते। कि शेरू वाकई इतना टूट गए हैं। एलेक्स ने मुस्तफ़ा आसिफ को कॉल की और साइड पे होकर उनकी कॉल उठाने का मुंतज़िर था। मैं अलेक्जेंडर मलाइशो, कापूस हदीद का खास आदमी। फिर वो मुस्तफ़ा से सिकंदर की तफसील पूछने लगा। रमशा उस पर गौर करती एकदम इरो को देखने लगी। सिकंदर की हूबहू आंखें देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। उस ज़ेरा को उठाया और उससे बेख्तियार चूमा।
मामा की जान, मेरी बेबी ने खाना खाया? उसी वक्त रमशा सिकंदर एलेक्स के बदलते तासुरात को न देख सकी। उसकी ट्रेनिंग इतनी सख्त की थी कि वो अपने तासुरात पे काबू पा गया था और आयशगी से एक नज़र रमशा को देखते हुए उससे पूछा। आपको आइडिया था वो कौन लोग थे? आयशगी से अपने रूसी लहजे को भारी करता वो मुस्तफ़ा से पूछने लगा। मुझे लगता है कि ये वही होंगे जो सिकंदर के पीछे पड़े हुए, मगर फिक्र मत करो, मैंने डिटेक्टिव एजेंसी टीम का बंदोबस्त किया है, वो हर तरह से ताउन करेंगे, शाम तक मुझे खबर मिल जाएगी। मगर उससे क्या कहता है, ऐसे कामों में डिटेक्टिव टीम बेकार ही होती है। माफिया वाला मामला था, कोई आम चोर डाकुओं वाला चक्कर नहीं था। प्लीज़ रहने दे उन्हें, मुझे जावेद हमारे हेड से बात करने दें, उनकी तरफ फिर आपको कॉल फॉरवर्ड करता हूँ। वो समझ सकता था मुस्तफ़ा एक मशहूर और ताकतवर बिजनेसमैन है जो बेहद खलूस से सिकंदर की मदद करना चाह रहा था, मगर बिजनेसमैन भी ऐसे मामलों में मां अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मुस्तफ़ा उस लड़के के अंदाज को समझ गया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, लेकिन मेरे से जो कुछ हो सकेगा मैं काबू के लिए करूँगा। फिलहाल ये खबर उसकी फैमिली, खासकर उनकी मिसेस को ना देना। रखता हूँ। सख्त तहक्कुम भरे लहजे में कहता मुस्तफ़ा आसिफ भी किसी टोन से कम नहीं लगा। काबू से ताल्लुकात थे, आम बंदा थोड़ी हो सकता था। क्या कहा उन्होंने? रमशा इरा को पकड़े एलेक्स से पूछने लगी। वो कह रहे हैं काबू गेस्ट हाउस में बंद है, उन्होंने सख्ती से किसी से मिलने से मना कर दिया है, कहते हैं खुद अपनी मर्जी से बाहर आएंगे। उसने झूठ बोलकर रमशा को किसी तरह सिकंदर के मामले में फिलहाल तसल्ली देना चाहिए। रमशा के अंदर एक कोने में अजीब सा सुकून आ गया तो दूसरी तरफ का कोना एकदम अलर्ट हो गया। जब वो ऐसी हरकतें करता था तो खुद को ही तकलीफ देता था। क्या करे वो, कुछ तो करना था। सिकंदर को उसकी ही ज़रूरत थी, उसकी रेह चाहिए थी और वो यहाँ थी। ठीक है, तुम इरा के हाथ वॉश करो, मैं खाना लगाती हूँ, मजबूती से कह दी वो रमशा। सिकंदर हदीद इस वक्त सिकंदर हदीद के बारे में सोच रही थी। उससे अपने दाऊद के पास पहुंचना था, लेकिन एलेक्स की जान पर बन रही थी। काबू को कोई लोग उठाकर ले गए, अब वो क्या करे। वो नोटिस कर रही थी कि 2-3 दिन से वराक का रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है। खाना भी पराए नाम खा रहा है, इलान को छेड़ भी नहीं रहा, बाहर खेलने भी नहीं जा रहा, या तो कंप्यूटर में घुसा रहता है या गिटार पकड़े टेरिस में बैठे गहरी सोच में गुम रहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो हुआ था। 3 दिन पहले मुस्तफ़ा की अजीब घबराती कॉल आना, पराग का घर पे होना, उसके बाद उनका कुछ न बताना, सिकंदर हदीद को वापस चले जाना। हाँ, सिकंदर हदीद का इस बारे में कोई ताल्लुक हो सकता था। मुस्तफ़ा से उससे कई बार पूछने की कोशिश की थी, जिस पे वो अपने प्यार से उसकी तवज्जो हटाता था। उससे इलान से मदद लेना चाहिए। इलान ने सुना तो वो भी सर हिलाते हुए बोला, मैं आपसे बात करना चाहता था मम्मी, मगर आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती तो आपको परेशान करना नहीं चाहता था। पर आप मुझे डिप्रेस लग रहा है, सारी रात लैपटॉप खोलकर कुछ चेक करता रहता है, बार बार उससे कुछ कहता कि उससे कुछ करना है। काबू का बहुत असर लिया है, बार बार काबू के बारे में बात करता है, मुझे लगता है उन्हें मिस कर रहा है। हया ने सुना तो काफ़ी परेशान हो गई। तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? मुझे वो हरगिज़ से ही बताएगा। वो बात छुपाने में बिल्कुल अपने पापा पर गया है। बस एक दफ़ा ठान लेता कि ये बात नहीं करनी तो वो नहीं करते। मैं मम्मी क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब है मैं इस बात को उगलवाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपको तो पता है मैं किसी को कायल करने और मैनिपुलेट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ इलान, मगर वो तुम्हारा भाई है, वो भी जुड़वा, उससे तो पूछ सकते हो। ज़बरदस्ती करो, वो देखना तुम्हें ज़रूर बताएगा। मैं कोशिश करूँगा मम्मी, मगर मुझे लगता है वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। असल में वो अपने सर्कल से हटकर एक मुनफरिद शख्स से मिला है, इसलिए वो फैन गर्ल की तरह बिहेव कर रहा है। हया ने सर हिलाया, हाँ ये भी हो सकता है। दरवाजे पे दस्तक हुई तो हया ने सर घुमाकर अंदर आने की इजाज़त दी। उनकी मुलाजमा थी। जी माया, मैम आपसे मिलने एक लड़की आई है। पहले सर का पूछ रही थी, फिर कहने लगी घर में कोई बड़ा है तो उससे भेज दे। लड़की? उसने अपना नाम बताया। उससे कहा मुस्तफ़ा आसिफ से मिलना है, वो उसे जानते हैं। वो बैकयार्ड से लाउंज में आया था ताकि वो किचन से अपने लिए कोई खाने पीने के लिए कुछ लेकर एक बार फिर पूल के करीब बैठकर कुछ प्लान करे, मगर एकदम किसी वजूद को देखकर वो रुक गया, बल्कि शॉक रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो ये तो ओह गॉड, ये तो लेडी काबू हैं। वो सर झुकाए फ़ोन को चेक करती बहुत परेशान लग रही थी और उनके हिलते हुए पैर उनकी इस शराबी कैफियत का पता दे रहे थे। पराग ने अपनी पैंट की पॉकेट से वो अंगूठी निकाली जिसे प्लेटिनियम के ऊपर कव
और रंग में रे चमक रहा था। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? बराक ने सिकंदर को रमशा की तस्वीर देखते हुए पाया तो बोले बगैर न रह सका। यार, अपने बाप जैसा क्यों समझा है मुझे? बीवी है मेरी, वो भी बड़ी मुश्किल। सिकंदर ने उस छोटे नीली आंखों वाले लड़के को देखा जो मुस्तफ़ा का अक्स था, मगर खासा दिलचस्प बच्चा था। उसे ये बच्चा अपनी याद दिलाता था और इलान हन्नान की। ओह, तो ये आपकी बेबी गर्ल है। वैसे मुश्किल क्यों? कोई आसान सी बीवी ढूंढ लेते आप। मुझे कोई आसान सी बीवी वैसे भी नहीं मिलनी थी। वैसे भी मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी सवाए इसके। ओह! तो आप इलान की तरह हैं, उसे भी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आप टॉल, ब्रूडी एंड हैंडसम हैं, लड़कियों की कमी थोड़ी होगी आपको। सिकंदर केके लगाए बगैर न रह सका। तुम यार वाक़ई मुस्तफ़ा के बेटे हो, वो भी बच्चा है। वो इस उम्र में ऐसे फ़िज़ूल चक्करों में क्यों पड़ेगा? वैसे एक मशवरा दूँ, अपनी बात पर मत जाना। अच्छा, ये आपको कैसे मिली थी? लड़कियाँ गैंगस्टर से तो डरती नहीं हैं। नहीं, ये मुझसे नहीं डरती। ये वही लड़की है जो मुझसे नहीं डरती। सिकंदर बड़े प्यार से अपनी रे की तस्वीर देखते हुए बोला, अच्छा, मिली कैसे? जिस किसी से पूछता हूँ मुझे बच्चा कहकर टाल देते हैं। सिकंदर खुलकर हंसा, इसे किडनैप किया था। बराक 1 मिनट के लिए तो चुप हो गया, फिर एकदम मुस्कुराया, वाह, सो कूल। तो आप किडनैपर भी हैं? सो इंटरेस्टिंग। ऐसे तो डैडी ने भी नहीं किया। उसके बाद बस सिकंदर हूँ करता रह गया। इतना भोला नहीं है तुम्हारा बाप। 2 बार तुम्हारी माँ को उठाया था। बस बदनाम मैं ही हूँ। बराक ने सिकंदर की आखिरी बात नहीं सुनी। वैसे दिस इज रॉन्ग बट कूल एट द सेम टाइम। मैं बड़े होकर ऐसा करूँगा। सिखाओ तुम उल्टी हरकतें भा मेरे बेटे को। मुस्तफ़ा ने ये बात सुन ली। वो भी उस तरफ आया था और अपने बेटे और काबू को देखा जो पूल के करीब बैठे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जब से सिकंदर आया था बराक तो चिपक के रह गया था उसके साथ। ऊपर से सिकंदर की उल्टी हरकतें। अरे, जब बड़े बात कर रहे हो आसिफ साहब तो बीच में नहीं बोलते। आई मीन, अपने अब्बू को देखो। बराक, खुद तुम मज़े कर लिए, तुम्हें रोक रहे हैं। वो शरारती लहजे में मुस्तफ़ा को देखने लगा जो काफ़ी भरम दिखाई दे रहा था। बराक मुस्कुराया, तुम्हारा बेटा नहीं है ना काबू, इसलिए तुम मज़े से बोल रहे हो। मुस्तफ़ा चलकर कुर्सी को रूमाल से साफ करते हुए बैठा। सिकंदर ने आंखें घुमाई, साइको। मेरी बेटी से नहीं मिले तुम, वो 10 बेटियों के बराबर है। इरा की तारीफ करते हुए उसके लहजे में अजीब सा मान और फखर आ जाता था। अच्छा, अभी से ट्रेनिंग दे रहे हो? कहीं मैदान में लाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? बराक एकदम चौंका जब उसे जरा सी आवाज़ सुनी। मुट्ठी में बंद किए वो उनके सामने आया। रमशा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उससे देखा 8-9 साल का ऊंचा खूबसूरत नीली आंखों वाला बच्चा मासूमियत और कुछ कुछ हैरत से उन्हें देख रहा था। वो अपने आप को संभालते हुए जरा सा मुस्कुराकर बोली, अस्सलाम वालेकुम, आप मुस्तफ़ा आसिफ के बेटे हो ना? सिकंदर ने बताया था कि उनके 2 जुड़वा बेटे हैं। एक का तो वो बहुत फ़ैन हो गया था। सिकंदर इरू के अलावा किसी दूसरे बच्चे से मुतासिर हुआ था तो रमशा को भी इश्तियाक हुआ उससे मिलने का। बराक ने तेज़ी से सर हिलाया। जी, बराक मुस्तफ़ा, आप मिसेस काबू हैं ना? उससे बेहद संजीदगी से कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रमशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिलाया। बराक ने महसूस किया उसके हाथ बहुत ठंडे और कुछ हद तक कांप रहे थे। आप दाऊद, मेरा मतलब है काबू को जानते हो ना? कैसी बेताबी थी उसके लहजे में। ऐसे तो मम्मी हुआ करती थी जब कभी पापा से राब्ता नहीं हो पाता था। जी, वो हमारे पास रहते थे। अच्छा, वो कहाँ है अभी इस वक्त? दरअसल उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था तो मैं यहाँ आ गई। वो अभी यहीं है ना? प्लीज़ वो जिधर भी है उनके पास ले जाओ। पर आपको लगा वो मज़ीद कुछ बोलते हुए फूट फूट कर रो पड़ेगी। क्या उन्हें काबू के अगवा होने की इत्तला नहीं मिली? वो कुछ बोलता उसी वक्त ज़ैतून रंग के लॉन्ग ड्रेस के ऊपर ग्रे शॉल दोनों बाजुओं में डाले अपने जिस्म के दरमियाने हिस्से को छुपाए वो उसकी मम्मी धुन से रमशा को देखते बोली, जी, आप कौन? उसके साथ ने अपने बेटे को देखा जो ऐन रमशा के सामने खड़ा था। रमशा खड़ी हुई, आप मिसेस मुस्तफ़ा होंगी? मुझे आपसे मिलना था। हया के तासुरात मज़ीद अजीब हो गए। उससे अपना सर हिलाते हुए कहा, जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। बराक, आप ऊपर जाओ। उससे आखिरी जुमले में माँ वाला हुक्म दिया तो बराक माँ के तासुरात पे नासमझी से बोला, मम्मी, ये मिसेस काबू हैं, आप इनको नहीं जानती? बराक के कहने पे हया को एकदम हैरत हुई। अब उसके तासुरात में अजनबियत और धुंधी कहीं गायब हुई। ये सिकंदर हदीद की बीवी है। उससे रमशा को देखा। वो घुंघराले बालों वाली लड़की इस वक्त पर्पल टॉप और ब्लैक जीन्स के ऊपर पर्पल जैकेट पहने काफ़ी परेशान लग रही थी।
एकदम वो 1.5 हफ्ते पहले पीछे चली गई, जब सिकंदर अतीत उनके घर में रिहाइश पज़ीर था। एक बात पूछूं आपसे? हया के कहने पर सिकंदर जो जॉगिंग से वापस आया बाहर लॉन में बैठा था, एकदम चौंका और मुड़कर उसे देखा। वो छोटी सी ट्रे जिसमें जूस का ग्लास था पकड़े उसे देख रही थी। जी भाभी कहिए। उसके लहजे में एहतराम ही एहतराम था। ये चीज़ हया ने बहुत महसूस की थी। मुस्तफ़ा मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है और वो कभी किसी को मेरे आसपास नहीं भटकने देते, हर किसी को। हालांकि वली भाई जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्हें भी ट्रैम्पल करने पे लगे रहते हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, ना आप उनके दोस्त हैं, ना ही उनके बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड। तो आप ये जानना चाह रही हैं कि वो मुझे क्यों ट्रैम्पल नहीं कर रहा, है ना? और आपके घर के सामने इस गेस्ट हाउस में भी रहता हूँ, जबकि वो इस सब की कभी किसी को इजाज़त नहीं देता। आया चुप थी। वो सिकंदर को देख रही थी जो उसे नहीं देख रहा था। उसमें मुस्तफ़ा की दहशत नहीं बल्कि कुछ और था। सिंपल, अगर वो मुझे हाथ भी लगाएगा तो मैं 2 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कहता। हाया एकदम खौफजदा होकर जरा सी पीछे हुई। उसका ट्रे पे हाथ जरा कांपने। आप? ये अजीब सा शख्स उसकी समझ से बाहर था। सिकंदर मुस्कुरा उठा। रे आपसे मिलेगी तो उस बेचारी को बहुत खुशी होगी कि उसे कोई अपने जैसे मिला। मजाक कर रहा हूँ, मैं बेशक माफिया मैन जरूर हूँ। मैं 1 सेकंड में लोगों की जान निकाल सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा भी कम नहीं है। वो भी एक सिंपल बिजनेसमैन में छुपा वैश्य आदमी है जिसे आपने निकाला है। वो आगे आया, उसे हया से जूस लिया, फिर जरा सा मुस्कुराया। उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है भाभी। मेरे लिए सारी औरतें काबिल एहतराम है, उसमें आप भी शामिल हैं। वो जूस लेकर जाने लगा तो हया एकदम बोली, मैं उस खुशनसीब लड़की का नाम जान सकती हूँ? पता नहीं क्या सोचकर ये बात उसके मुंह से निकली। सिकंदर ने जूस का सिप लिया मगर मुड़ा नहीं। है तो वो रे ऑफ सनशाइन, मगर नाम उसका रमशा सिकंदर है। आप रमशा सिकंदर है ना? हया एकदम रमशा से बोली। रमशा ने अपना सर हिलाया। हया ने महसूस किया वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। क्या कुछ हुआ था? उसका दिल पता नहीं क्यों डूबने लगा। ये लड़की वाकई बहुत प्यारी थी, उससे बिल्कुल अपने जैसी लगी। उसका दिल बहुत जल्द मोह हुआ। आओ बैठो। बराक, नैनी माया से कहो इनके लिए रिफ्रेशमेंट लाए। वो मुस्कुराकर उसके पास आई और उससे मिलते हुए बराक को बोली। रमशा ने हया के कहने पर अपना सर तेजी से नफी में हिलाया। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरे शौहर कहाँ पे हैं? दरअसल उनकी भांजी का एक्सीडेंट हो गया है। जब से उन्हें पता चला है, मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं डर गई हूँ। उनके खास आदमियों से भी मुझे कुछ पता नहीं चल सका तो मैं यहाँ आ गई। क्या वो यहीं हैं या आपके शौहर के साथ है? हया को एकदम झटका लगा। मुस्तफ़ा तो बता रहे थे कि वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया है, तो ये लड़की क्या कह रही थी? बराक कभी माँ को देख रहा था तो कभी रमशा को। इलान भी उसी वक्त आ गया था और उस अजनबी लड़की को देखकर चौंक उठा। रमशा, आपके हस्बैंड तो यहाँ से 3 दिन पहले ही चले गए थे। वो यहाँ पर तो नहीं है। उसे देखा रमशा का पीला सर चेहरा सफ़ेद हो गया था। वो परेशान हो गई। आया उसे ये बात कहनी थी या नहीं? मुस्तफ़ा को इत्तला देनी होगी उसे। बराक, आप आंटी के लिए पानी लाओ, जाओ ना। कहाँ गए? कुछ बताया उन्होंने? अगर आप मुनासिब समझें तो प्लीज़ मिस्टर आसिफ से मेरी मुलाकात करवा दें। मुझे लगता है मेरे शौहर खतरे में है। उफ! उसकी आंखें हया को अपनी याद दिला गई थीं। जब मुस्तफ़ा खतरे में था, उसने रमशा का हाथ थामा और उसे होले से दबाया। बहुत अपनी अपनी सी लगी ये प्यारी सी लड़की। मैं उन्हें बुलाती हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। उसने सामने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और मुस्तफ़ा को कॉल करने लगी। रमशा ने अपने दोनों हाथों को पकड़े, खुद को काँपने से रोका। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। वो सब झूठ बोल रहे थे। जावेद, मामू, हन्नान भाई सब झूठ कह रहे थे। दाऊद को कुछ नहीं हुआ। देखना, चंद लम्हों में वो उसके पास होंगे। उसको बाहों में लिए उससे प्यार करके कहेंगे, रे, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो ठीक है। कोई भी चीज़ उन्हें जुदा नहीं कर सकती, मगर मौत कर सकती है रमशा। कोई उसके अंदर से बोला। क्या सोच रहे हैं आप? खुदात ने कॉफ़ी से निकलती भाप से नसें हटाई और उससे खाली नसों से देखा जो कॉफ़ी में बेध्यानी से चम्मच हिलाते हुए खुद भी गुमसुम सा दिखाई दे रहा था। सोचने के लिए कुछ बचा है हन्नान? उसके लहजे में उतनी ही थकन थी और उस थकन में भी एक अजीब गुस्सा, एक अजीब बेबसी थी जो खुद हन्नान महसूस कर रहा था। वो ठीक हो जाएगी, उसे बस वक्त दें, मुझे पता है कि। खुदात ने उसकी बात काटी। मुझे कोई तसल्ली नहीं चाहिए हन्नान। मुझे पता है उससे ठीक नहीं होना। अगर ठीक हो भी गई तो बहुत देर हो जाएगी।
क्या बोल रहे थे? ये होश में भी है कि नहीं? अजीब बहकी-बहकी सी बातें सबसे कर रहा था। अदनान के हाथ रुक गए। एकदम उसकी आंखों में सख्ती आ गई जो बहुत ही कम देखने को मिला करती थी। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जिसका नुकसान हुआ है? देर कैसी देर? ठीक होना तो अभी ठीक होए, नहीं तो भाड़ में जाए। इतना बेमोल समझा है हमारी बच्ची को आपने। बोलते हुए उसकी आवाज़ में सख्त हो गई। उदार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी देखकर हन्नान को भी अपने जज्बातीपन का चलते एहसास हुआ। कल से ही उसकी नींदें उड़ी हुई थी। शेरों का कोई अता पता नहीं। बख्तावर की जिंदगी ने 360 डिग्री का पलटा खाया था और उदास जख्मी शेर बना किसी को भी झपटने को तैयार था। और वो दुश्मन उसको तो कुछ सोच ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से आज सब इस मुसीबत में अपने आंसू भी नहीं बहा सकते थे। किस बात पे रोए, किस बात पे अपना गम मनाए? अन्नान ने अपने नाक के कोने को दबाया और गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है आपसे ज़्यादा तकलीफ़ और किसी को भी नहीं हो सकती और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर प्लीज़ उसकी खातिर थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से काम लें। मैंने उसके मामले में हमेशा से ही तहम्मुल मिजाजी का काम लिया है, हन्नान, वरना आज वो मेरी बीवी ना होती। उससे कड़वी कॉफ़ी को अपने हलक के अंदर उतारा। वो आपकी है उदात भाई। मैंने देखा वो बहुत उलझी हुई है। कुछ दिन उसे संभलने दे। देखना वो दिया मुझे या सबको कहेगी कि उसका मवावा कहाँ है। सिकंदर याद नहीं आया है उस, तो मैं कैसे याद आऊंगा उसे। वो सबको भूल सकती है हन्नान, मगर अपने मामा को नहीं। उसे भूल गई तो तुम्हें लगता है वो ठीक होगी, अब वो नॉर्मल होगी। मेरे चेहरे को देखकर बिदक जाती है। तुम्हें लगता है वो मेरे साथ रह पाएगी? रहने को छोड़ो, वो हमारे घर में दाखिल होगी भी या नहीं। मायूसी की हद्दी और मायूसी का गुस्सा जो हुदात पे छाया हुआ था। क्या हन्नान ने फ़ोन निकालकर सिकंदर को कॉल मिलाई, मगर नंबर बंद। कहाँ तफान हो गया ये आदमी। सिकंदर को आ जाने दें, उसे वक्त को संभालना आता है। वो ठीक हो जाएगी, मैं कह रहा हूं ना आपसे। उसे ठीक होना पड़ेगा, हम सब के लिए और खासकर आपके लिए। चीख चिल्ला या झंझोड़ कर वो डरेगी, उस पर दबाव पड़ेगा। आप डॉक्टर हैं हुदात भाई। एक पुलिस वाला आपको ये समझा रहा है कि पहले खुद को सही करें, उसके बाद वक्त को देखें। उसे आप याद ना हो, मगर वो ये बात कबूल कर ले कि एक्सीडेंट से पहले आप उसके शोहर थे। इसके बावजूद भी आपको अपना शोहर नहीं मानती तो उसके दोस्त बने। आप खुद सिकंदर को कहा करते थे कि उसके शोहर से पहले आप उसके दोस्त हैं, तो दोस्त बने फिर। मुझसे क्यों नहीं डरी? मुझ पे क्यों नहीं चिल्लाई, चीखी? मुझे भी दुख हुआ हुदात भाई, जब हानी मामा की बजाय मुझे ये सुनने को मिला कि आप कौन हैं। मेरे खुद के अपनी भांजी भांजे हैं, उनके मुंह से मामू सुनना नॉर्मल है। ओके, बस बहन के बच्चे हैं, मगर वक्त वक्त की बात ही अलग है। जब मुझे हानी मामा बुलाती थी तो लगता था कि बड़ा हास मुकाम दिया है उससे। शेरू की जगह मानती है वो मुझे। शेरू से मसला होता तो मेरे पास आती थी। शेरू से नाराज होकर कहती थी कि अब ये मेरे मामा है, आप नहीं। अब क्या बोल रही है मुझे? भाई, भाई बन गया मैं उसका, जबकि मुंह से ये लफ्ज मुझे सख्त चुभा। इतना करीबी रिश्ते का हिताब, मगर इतनी अजनबियत। मैं आपके एहसासात को समझ सकता हूँ, मगर आप हम सबसे बड़े हैं और हमें आपकी ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर आपको अपनी भी ज़रूरत है। खुदा लाजवाब होकर उसे सुन रहा था। अंदर की आग में थोड़ी सी ठंडक मिली थी। वो वाकई वो वक्त के साथ बहुत हार्श हो गया था, वरना तो बाकी सबसे भी तो वो बात कर रही थी। याद ना हो मगर ताउन तो कर रही थी, जबकि उसके लिए कितना मुश्किल था। अनान ठीक कह रहा था, वो तो नहीं था जिसका नुकसान हुआ था। उसके वक्त ने कितनी तकलीफ़ें सही और उसे मालूम भी नहीं कि उसके वजूद का हिस्सा उससे छीन लिया गया था। इतना सालिम वो कैसे हो सकता है? वो तकलीफ़ में है और वो उस पे चीख रहा था। अपने गम, अपनी भड़ास निकालने के लिए उसका कंधा जा रहा था, जिसको खुद अशद ज़रूरत थी उसकी। बख्त उसके दिल को कुछ हो। वो तेज़ी से उठा। हन्नान जो जावेद के आने पर उस तरफ इशारा करके हाथ हिलाने लगा। एकदम हुदात को देखकर बोला, क्या हुआ? मैं अभी आया। थैंक यू हन्नान। वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ा। इन्हें क्या हो गया? फिर उसको तंग करने ना चले जाए। ये सिकंदर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? जावेद आया तो हन्नान उठकर उससे मिला। सिकंदर की कोई खबर? सलाम हैरियत के बाद जब वो दोनों बैठे तो हन्नान ने उससे पूछा। जावेद ने नफ़ी में सर हिलाया। बस एक कॉल आई थी, यही वक्त की इत्तला देने पर। कुछ नहीं कहा, खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं परेशान हो गया। कल से लेकर आज हो गई कोई अता पता नहीं। मुस्तफ़ा सिर्फ के घर था ना वो, उसे खबर मिली? नहीं, वो बेतासुर लहजे में बोला। हन्नान ने अपना मोबाइल टेबल पर घुमाते हुए उसे जांचती नज़रों से देखा। जावेद,
मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, बाद में उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेरू कहाँ पे है? हन्नान सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ठीक नहीं है। मेरा मतलब, सर की खामोशी डरा रही है। हन्नान ने ठहर कर उसे देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि इस आदमी के शोर से ज़्यादा उसकी खामोशी खतरनाक थी। ये पूरी दुनिया तहस-नहस कर दे, उसकी खामोशी। भक्त का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ उसके बारे में पता चला? पुलिस ने? नहीं, अंदरूनी जो तुमने पता करवाया। कोई इशारा मिला या कोई बंदा? मुझे पता ये वही है जो शेरों के पीछे पड़ा है, मगर समझ नहीं आ रही है कौन। बस बंदों की लिस्ट मिल गई है, मगर उनमें से कोई नहीं है। सर पर हाथ फेरते हुए कोने टेबल पर रखते हुए सोच में था। वो खुद कितना फ्रस्ट्रेटेड है, तो शेर को क्या हाल हो रहा होगा। कितना परेशान और कितना उलझा हुआ था। मामला उसकी बीवी और बेटी का था। उनको ना खो दे, उनको ना हार दे। वो किसी तरह से भी फेल होना नहीं चाहता था। वो कभी ऐसी बातों और मामलों में ना जज्बाती होता था, ना उसे कोई परवाह होती थी। और सबसे बढ़कर डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर इस दफ़ा वो डर गया था। यहाँ से जाने से पहले हन्नान को महसूस हुआ, अपनी और उसकी गुफ्तगू को याद करने लगा जब उससे कहा, क्या मैं कमज़ोर हो गया हूँ? क्या मेरी कमज़ोरी सबको अच्छी तरह से नज़र आने लगी है? हन्नान, क्या वही होगा जो 18 साल पहले हुआ था? क्या मैं रमशा और इरा को बचा नहीं सकूंगा? बोलते हुए एकदम उससे अपने बालों में हाथ फेरा। हन्नान एकदम साकित हो गया, फिर खुद पे काबू पाते हुए बोला, ए कमीने, इधर देख। सिकंदर ने चौंक कर अपना सर उठाया। ये बेवाओं वाला सोग अपने चेहरे से हटा, वरना ऐसे नीलो नील करूंगा कि हद नहीं। क्या हो तुम? अब ये मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा। उसकी बात पर सिकंदर मुस्कुरा उठा। कभी कभी मेरे दिल में ये बात जागती है कि मैं गुजरते पल के साथ बहुत नरम होता जा रहा हूँ। काबू वाली बेहिसी कमीनगी, किसी को ना बख्शने वाला एटीट्यूड अब मेरे अंदर से गायब होता जा रहा है। रिश्तों से इसलिए भागता था क्योंकि रिश्तों की कशिश की लपेट में कमज़ोर हो जाता हूँ, और मैं ना चाहते हुए भी रिश्तों की लपेट में आ गया। वही हुआ जिसका डर था। मैं डर रहा हूँ, इरु को अगर कुछ हो गया और मेरी रे। बोलते हुए बीच में रुक गया। लब बेबसी से काटे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या करे। दिल की बहुत सी बातें वो अपनी जान से अजीज बीवी से भी नहीं कर पाता था। एक ही शख्स था जिससे अपने अंदेशे और खौफ कह डालता था, और वो था हन्नान। हन्नान ने उसका बाजू पकड़कर उससे खींचा। मैं क्या हूं तेरे लिए, बोल। 12 साल के थे जब तुमने मेरी जान बचाई, अपनी परवाह किए बगैर हमेशा मेरे लिए लड़े। सोफी क्या थी तेरे लिए? 13-14 साल के थे जब उस बहन के लिए तूने जिंदगी में पहली बार बगावत की। कुछ भी नहीं था तेरे हाथ में, फिर भी सोफी की खातिर अपने बाप के सामने तनकर अपनी बहन को यहां से ले जाने का कहा। वक्त क्या है तेरे लिए? 20-21 साल की उम्र में उस यतीम के सर पर हाथ रखकर उसके माँ बाप दोनों बने। सारी जिंदगी उसे माँ बाप का प्यार दिया, उसकी हिफाजत, उसका फर्ज अदा किया। तब कमजोर पड़े? नहीं ना। 33 साल के थे जब रमशा को अपनी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल किया। तब खतरे का ख्याल आया, तब कमजोरी का ख्याल आया। उसे जिंदगी में इतनी मोहब्बत दी कि वो अपनी जात तक को भूलने लगी। तुझ पे एतबार करती है। यकीन है उसे कितनी खतरे वाली जिंदगी भी हसीन हो सकती है, क्योंकि शेरू उसकी हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक भी करेगा। और अब ये नन्ही सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में क्या आई? डर गए जो तुम्हारे से भी 2 हाथ आगे है। वाह, 10 जूते लगाने हैं तेरे सर पे, अकल टिकाने आएगी। तू शेरू है, तू भा है। तूने अपनी बेटी को मिसाल देनी है कि तू किसी से नहीं डरता, बल्कि दुनिया उसके नाम तक से कांपती है। बाकी मैं हूं तेरे साथ, तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ूंगा। अब ये टुकड़ाई हुई दुल्हन जैसी शक्ल न बना, और खुद को ठंडा करने के लिए बेशक 1-2 मुक्के मेरे मुंह पे मार ले, मगर खुद को टॉर्चर नहीं किया करो। इधर आ डैश आदमी। सिकंदर ने खींचकर उससे गले लगाया। बड़ी, तू ना होता तो मेरा क्या होता? हन्नान सर। हन्नान ने एकदम अपना सर उठाया तो जावेद के तासुरात को देखकर चौकस हो गया। क्या हुआ जावेद? शेरू तो ठीक है ना? रमशा मैम? रमशा क्या? अब क्या हुआ है? एलेक्स को फोन आया था और उसने बताया। वो जो बता रहा था वो हन्नान के पैरों तले से जमीन निकाल चुका था। रमशा घर से गायब थी।